हेलो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी जबरदस्त पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। क्लास 12 बोर्ड्स की पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपका बोर्ड्स में भी शानदार प्रदर्शन रहेगा और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है, जेई नीट, सीयूईटी वगैरह, वहां भी आप काफी अच्छा कर पाएंगे। इसी को देखते हुए जो पीवाईक्यूज की सीरीज में लेके आया हूं, आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। इसके पहले के चैप्टर्स के पीवाईक्यूज देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, और भी वन शॉट के लिंक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिंक और भी कई चीजों के लिंक मैं लगा दूंगा, जिससे जो पढ़ने में इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो वहां से देख सकते हैं और शानदार प्रदर्शन अपना कर सकते हैं। चलिए आज की बात को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाता रहता हूं और आपको इससे काफी फायदा होता है। तो आज चैप्टर हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा बेटा आप देख पा रहे होंगे, अरविंद सर पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, प्योर गोल्ड। ये जो मैं बना रहा हूं ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है, जिससे आपको समझने में काफी मदद होने वाली है। कई बच्चे कहते हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो आसान रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, जिससे आप अपनी पीडीएफ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए एक प्योर गोल्ड सीरीज बनाई हुई है और कई बच्चे उससे फायदा उठा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्योर गोल्ड सीरीज। यहाँ पर हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो है। चैप्टर 3 जो आप देख रहे हैं इसका भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। इसके टोटल 5 पार्ट है। देखिए ये जो पार्ट 1/5 लिखा है ये पहला वीडियो है 5 पार्ट का। ऐसे 5 पार्ट हैं इसके। अगर आप ये 5 पार्ट देखते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने का मौका मिलता है और समझने का, यानी सब कुछ तैयार हो जाता है। इसके बाहर से बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब यहां पर ये जो कितने पार्ट्स हैं इसके, देखिए टोटल 5 पार्ट्स हैं और इसका ड्यूरेशन पांचों पार्ट का मिला के कितना है, अप्रोक्सीमेट 6-6.5 घंटे। 6-6.5 घंटे लगाकर आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से सब आएगा। इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो क्लिक करके प्योर गोल्ड सीरीज का वीडियो देखकर अपने को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या रहता है, मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है और यहां पर शाम को लाइव क्लासेस होती है, जहां पर अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये डेरिवेशन सर करा रहे हैं तो इस डेरिवेशन में ऐसा क्या मामला है, ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरी समझ में नहीं है सर दोबारा बता दीजिए, या ये न्यूमेरिकल में मेरे दिमाग में ये है तो इसको लगाने पे क्या होगा। ये सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूं बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बहुत ट्रमेंडस आता है। तो जो बच्चे ये चाहते हैं मुझसे पढ़ना, वो द्रोना बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये द्रोना फिजिक्स है, ये द्रोना मैथमेटिक्स है। इसको ज्वाइन करेंगे कैसे कि अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे ये बैचेस आपको मिलेंगे, लेकर मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आज की बात स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा, देखिए आपका पहला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते रहते हैं, है सरल लेकिन इसमें देखिए ये इस तरह की वैरायटी कई बार आई है। 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है स्टडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर AB, ये वायर है, एज शोन इन द फिगर, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। ए वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और बी वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए जहां पर है ये कम है एरिया ऑफ बी से। हम जानते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है I = NEAVD। अगर मैं VD का जिक्र करूं तो लिख सकता हूं I/NEA। तो यहां से हमें ये दिखाई पड़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब क्योंकि एरिया ए का यहां पर बिकॉज या चूंकि एरिया ऑफ ए इज लेस देन एरिया ऑफ बी, इसलिए आप समझ गए होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी हो जाएगी
पॉइंट ए की ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉइंट बी की जगह। भाई ये उल्टा रिलेशन है ना। तो आपने क्या देखा इससे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर ज्यादा होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी के बनस्पत, है ना। तो एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई जो हम लोग पहला पॉइंट लिख देता हूं। अब दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करते हैं क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का भाषा में लिखूं तो माइनस ई, ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह लिखना चाहें तो आप m इंटू टाउ। तो यहां पर देखिए ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है ई के। प्रोपोर्शनल का मतलब कह सकते हैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, जिससे कोई भी तरह का ये जितना अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इस वजह से यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर ज्यादा थी। अब फिर यहां लिख दीजिए क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पर आपकी ज्यादा थी फ्रॉम बी, फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी पर ज्यादा हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पर ज्यादा है। इसमें कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है ये भी पूछा जाता है। तो इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है वहां पर जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है वो इलेक्ट्रिक करंट रहती है। ये इस तरह के बहुत सवाल आते हैं अक्सर आपके पास। तो आपने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम नहीं रही, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं रही, सेम क्या रहा, करंट। करंट आप क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा या कम कुछ भी कर देंगे, करंट विल बी सेम। तो ये बात आप पकड़िए, मैं हटता हूं, कई बच्चे स्क्रीन से पॉज करके नोट करने की कोशिश करते हैं तो आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ते हैं। ये रीसेंट क्वेश्चन है इसलिए सब आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल या मटेरिया इज ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे कर देते हैं ज्वाइंट थोड़ा आपको दिखाने के लिए। डायमीटर तो सेम ही था, सेम डायमीटर था और बैटरी से सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया है बेटा, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है। और अक्रॉस ए बैटरी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, ये मामला ए का था, ये बी का था। Na और Nb नंबर डेंसिटी लिख दी और एक रिलेशन दिया है कि Na जो है 1.5 टाइम्स Nb है, ये गिवन है आपको, कोई शांति से कोई समस्या नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए टू दैट वायर बी, यानी हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालने को बोल रहे हैं कि भाई इसका रेशियो बता दो। तो क्या निकालना है ये तो हमें पता चल गया है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट आप भेजोगे वो उन दोनों के लिए सेम करंट ही होती है। अगर सेम करंट होती है, मैं कलर बदलता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां आई की वैल्यू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारा करंट ए और करंट बी दोनों के लिए करंट की वैल्यू सेम होगी। ये क्या होता है, एन ई ए, ये मतलब एन ए लिखना चाहिए, नंबर डेंसिटी ए, ई एन ई ए और वी डी ए। इसी तरह एन बी ई, एरिया ऑफ बी एंड वी डी बी। ये फॉर्मूला लगा दिया, एन ई ए वी डी होता है ना करंट का, बस वही लगाया है। अब क्योंकि सेम डायमीटर था तो यहां एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सेम है ना। ये क्वेश्चन में ये भी गिवन था तो मैं लिख देता हूं, चलो, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी गिवन है इसलिए ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, अब एन वी डी ए इज इक्वल टू एन बी वी डी बी। बहुत आसानी से निकालना है, वी डी ए ऊपर अपॉन वी डी बी नीचे और यहां एन बी अपॉन एन ए। तो ये रहा एन बी अपॉन एन ए और यहां तो एन बी रहने दिया हमने
और Na यहां पे 1.5 Nb की वैल्यू दे रखी थी, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, कोई परेशानी नहीं। तो 1.5 Nb, अब Nb कट गया, 1/1.5, 1/1.5, और इसको लिख सकते हो 10/15, या 5 से काट दो तो 2/3। तो आंसर क्या रहा? VDA अपॉन VDB इज इक्वल टू 2/3। ये बेटा आपका आंसर है। तो ये सवाल बढ़िया सवाल है। बढ़िया का मतलब पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, बिना पढ़े लिखे नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत आसानी से मैंने इसको बताया, आप भी समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये आपने नोट किया। अगला सवाल भी मैं जो लेके आ रहा हूं, रीसेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए रीसेंट है और कलर लगता व्हाइट है तो चला ही नहीं। और ये क्वेश्चन, ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है। मैं भी दिखा देता हूं और बता देता हूं, लेकिन ध्यान रखना आता बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना चाहिए मुझे। तो लिखा है सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। ये देखिए एक सेल है और इस सेल की कहानी कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्टेड है, ये आर आर ई। ड्रॉ प्लॉट्स शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज आर विथ आर। इस पे जो टर्मिनल वोल्टेज पड़ रहा होगा, ये तो सेल के अंदर का मामला है। तो V में हमें पहला वाला पूछ रहा है कि V वर्सेस R का ग्राफ खींच दो। तो V वर्सेस R की बातचीत कर रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे समझेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको करके बताता हूं पूरा, वरना शॉर्ट में करता, मैं शॉर्ट में नहीं कर रहा हूं। आप ये इक्वेशन जानते हैं कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, ठीक है, पता होगा। और V यहां पर जो ड्रॉप होगा वो भी आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो ये वैल्यू हो गई आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई यहां पे इसको इधर ले लो, आई कॉमन ले लो, तो ये देखिए आप ई अपॉन आर प्लस आर निकाल पाए होंगे। मैंने करके दिखाया, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। करंट निकल आया। हमको ग्राफ किसमें चाहिए? V वर्सेस R। तो अब हम लोग इसका यूज क्या करेंगे? V इज इक्वल टू आई आर से मुझे यहां आना पड़ेगा, तो आते हैं ना यहां चलते हैं। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V लिखा, I हमने यहां से इस्तेमाल किया, E R प्लस आर इंटू आर। अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैपिटल R से डिवाइड कर दिया है, तो यहां वैल्यू क्या बन जाएगी? E यहां आ जाएगा, देखिए 1 प्लस आर अपॉन आर। ये रिलेशन मैं फाइनली लिख रहा हूं क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए हल्के में छोड़ना ठीक नहीं है। ये रिलेशन आया यहां से, देखिए हमें V वर्सेस R चाहिए, ये ग्राफ चाहिए। E तो सेम होता है, R भी सेम होता है। कैपिटल R को बदलेंगे तो V पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, या V R के बीच का रिलेशन कैसा है। तो अब यहां पर अगर देखें कि R की वैल्यू अगर मैं टेंडिंग टू 0 कर दूं, R 0, तो ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये टोटल वैल्यू इंफिनिटी, तो E अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0, यानी V टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अगर R बराबर 0 कर दूं हाइपोथेटिकली, तो V बराबर 0 हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब अगली बात देखिए, अगर R को मैं इंफिनिटी कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये V बराबर E आ जाएगा, तो ये क्या पहुंचेगा? E की तरफ, या E हो ही जाएगा। अब इसका ग्राफ, अब इससे समझ में हमको आया। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यही प्लॉट कर देता हूं, ज्यादा जगह ना लेते हुए, क्योंकि सेकंड वाले में भी कुछ कुछ प्लॉट करना है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया, ये रहा ओरिजिन। एक तरफ दिखा लीजिए V और एक तरफ था R, तो ये रहा R। और ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे रही? देखिए ये मैंने E की लाइन ड्रॉ की है, दिस इज E, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये इस तरीके से, ये हाथ थोड़ा हिल गया है, जिससे R जब इंफिनिटी पहुंचेगा तो E तक जाएगा, और जब R 0 है तो 0 है। दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस R। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे हर दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कतई छोड़िएगा नहीं। मेरे ख्याल से आप तक बात पहुंची है। और B की बात करते हैं, V विथ करंट I इन द सर्किट।
v और i के बीच का। तो ये पार्ट ए कह दीजिए, ए तो मैंने लिख ही दिया था, थोड़ा ऊपर खिसकाना पड़ेगा बेटा, जगह नहीं है, यहां रोकते हैं, जैसे दिखाई अब भी नहीं दिख रहा है। तो v विथ i मैं यही लिख देता हूं। अब अगली बातचीत हम लोग कर रहे हैं यानी b की। हमको ग्राफ किसके बीच में चाहिए? v वर्सेस i। बहुत अच्छी बात। तो इस इक्वेशन को हम जानते हैं, देखिए ऐसे लिख लीजिए, v इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, आप जानते होंगे स्ट्रेट लाइन है यहां पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेटा, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है इन दोनों में, v और i, e कांस्टेंट r कांस्टेंट। तो इसमें अगर आपने इसको कंपेयर किया तो m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस आर, c कितना आ गया? प्लस ई। बहुत आसानी से ग्राफ बना पाएंगे। देखिए ये हमने प्लॉट किया, एक तरफ v था एक तरफ i था, इधर बना दो v टर्मिनल पोटेंशियल, ये ओरिजिन साहब हो गए, और एक तरफ था आपका i, तो इधर बना दीजिए i करंट। अब ये निगेटिव स्लोप है, देखिए मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं तो निगेटिव स्लोप है और y इंटरसेप्ट क्या है? e के बराबर। तो ये देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ग्राफ आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं दैट इज e, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट कितने के बराबर है? ये e के बराबर है, इतना हिस्सा, ये v तो इधर बना ही हुआ है, ये आपका बन गया, और ये करंट i बना रखा था। दिस इज फॉर b। ये दोनों ही ग्राफ कैसे बनेंगे मैंने ये समझाया भी है, आपको बताया भी है। आपको ये 100% तैयार कर लेना बेटा, आप ही की भलाई है, वरना अगर ये तैयार नहीं करोगे एग्जाम में आ जाएगा तो ग्राफ बनाते नहीं बनेगा आपसे, समझ ही नहीं पाओगे फिर। तो इसको आप नोट कर लो, मैं आपको मौका देता हूं, जैसे बच्चे चाहते हैं। तो यहां तक आता हूं और ये रहा। अब इसको पॉज करके ना नोट कर लो, फिर अगली बातचीत कर लेंगे। नोट किया होगा आपने, तेज हैं आप। और इधर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते ना, रुक जाओ भाई तो ये इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये आप नोट कर पाए होंगे। चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं, ये सवाल तो आपने बड़े प्यार से कर लिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे। देखिए लिखा है, टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। ए डिफरेंट कर दिया है A1 A2, जहां A1 की वैल्यू A से बड़ी है, क्वेश्चन में यहां पर गिवन है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए सेल। दोनों वायर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये एक वायर ऐसे है बेटा, पैरेलल कनेक्टेड है, थोड़ा मोटा कर देता हूं जिससे फर्क नजर आवे, और ये तार से एक सेल से ऐसे कनेक्टेड है। ये हो गए पैरेलल कनेक्शन, कोई समस्या की बात नहीं। और अच्छा एरिया भी दे रखा है, तो इनका एरिया A1 ले लो, इनका एरिया A2, लेंथ दोनों की सेम थी, मटेरियल सेम होने का मतलब है दोनों का रो भी सेम है, यही ये बोल रहे हैं। और कहीं जरूरत पड़ी ई की तो हम ई इस्तेमाल कर लेंगे, उसी हिसाब से सवाल को समझेंगे। लिखा हुआ है, शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू कंडक्टर्स आर इक्वल। इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों सेम है, ये प्रूफ करके बतावें आप, ऐसा क्वेश्चन चाहता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आपने और हमने याद कर रखा, I इज इक्वल टू NEAVD। तो VD की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? I अपॉन NEA। और देखिए I को क्या लिख सकते हो, अगर मैं आप जानते हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल अगर V है तो इसके बीच का पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है बेटा। तो V इज इक्वल टू IR से I की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। तो यहां मैं क्या लिख दूं? V इज इक्वल टू IR, और I से आपने V अपॉन R पुट कर दिया। R का मतलब पहले वाले के लिए रेजिस्टेंस R1 और दूसरे के लिए रेजिस्टेंस R2। इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, ठीक। और करंट भी दोनों में I1 I2 होगी, तो इसी का लॉजिक इस्तेमाल करते हुए इसको यहां ले जाते हैं और लिखते हैं फॉर फर्स्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये I की जगह मैंने V अपॉन R1 पुट कर दिया, और NE और साहब क्या था? एरिया A1 था इसका। अब हम ये भी जानते हैं एक फॉर्मूला कैपिटल R का, R होता है, यहां पर लिख रहा हूं, इससे कनेक्ट करूंगा, R1 इज इक्वल टू रो
एल दोनों का सेम है अपॉन A1। तो अगर मुझे यहां पर R1 पुट करना है तो इसका मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, V लिखा, R1 की जगह लिखा रो L, A1 ऊपर चला गया बराबर NE-A1। अब ये A1 देखिए कट गया यहां पर, तो VD1 की वैल्यू कितनी आ गई, V अपॉन रो L और NE। ये देखिए ये वैल्यू आ गई, और तो कुछ नहीं कट गया है, और तो कुछ कटा नहीं दिख रहा है। आप NE वैल्यू रख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बराबर है। अब अगली वैल्यू रखते हैं सेकंड वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो यहां इसी के लिए रखा I लिखा, I को हटाते हुए V अपॉन R2, और साथ में आ गया 1 अपॉन NE-A2 सेकंड वाले के लिए। अब इसी के लिए भी R2 जैसे लिख दोगे तो R2 हो जाएगा रो L अपॉन A2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन R2 का मतलब हो गया रो L, A2 ऊपर, अपॉन में ऊपर चला गया, इनटू NE-A2। ये A2 कैंसिल हो गया, तो VD2 कितना आ गया, V अपॉन रो L NE। अब देखिए पहले और दूसरे से इसको पहला कह दो और इसको दूसरा कह दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल। तो मैं लिख देता हूं और इससे प्रूफ हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड VD1 इज इक्वल टू VD2, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए कोई बच्चा अगर रट के ही केवल करने की कोशिश करेगा तो ऐसे सवाल को कैसे निकालेगा, नहीं निकाल पाएगा। इसलिए आपको समझना जरूरी है। नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा इतनी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यार से और दुलार से इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, सब ताजे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज टू द सर्किट। बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इनकी चर्चा करनी है टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। तो बैटरी के लिए एनर्जी सप्लाई मान लो VIT हमको निकालना हो तो VIT के लिए करंट इसमें चाहिए होगी। अगर मैं सोचूं कि भाई ये बैटरी, 2 बैटरी है यहां पर, U1 कितना सप्लाई कर रहा है तो मैं VIT कर सकता हूं। यहां पर VIT के लिए हमें V पता होना चाहिए, जो अलग अलग V के लिए 10 हो गया, ये 4 हो गया। करंट नहीं पता है, और टाइम तो दोनों के लिए सेम ले सकते हैं, या हम निकाल सकते हैं टाइम के लिए 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकंड रख सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी मतलब। खैर अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं करंट इन द सर्किट क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस है बेटा, ये सब सीरीज में 1 2 3 6 3 9 9 3 12। तो आपने इस तरीके से सबको जोड़ दिया, 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस आया। तो करंट आई कितनी आई, करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये देखिए दोनों के टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो नेट EMF कितना आ जाएगा, 10 - 4। ये देख पा रहे हैं ना, ये प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस, इधर से ये करंट इधर भेजेगा, ये वाला इधर भेजेगा, दोनों करंट एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट अपॉन 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये वैल्यू 6/12 एम्पियर आ गई, यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/12 एम्पियर। ये आपकी कहानी आ गई। अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। ये आपका टोटल निकल आया है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। तो ये ले लेते हैं एनर्जी सप्लाइड बाय, दो पहली बैटरी ले लो तो बाई बैटरी 10 वोल्ट। तो इसको लिख दो U1 इज इक्वल टू VIT। टी को हम आप सपोज कर लीजिए 60 सेकंड ले लीजिए, या जो भी है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 1 मिनट की चर्चा कर रहे हैं लिखा, अच्छा 1 सॉरी लिखा ही हुआ है, तो मैं इसमें दिमाग क्यों लड़ा रहा हूं। ये देखिए 1 मिनट लिखा है, कलर बदल करके अंडरलाइन करना चाह रहा हूं।
तो ये 1 मिनट। तो यहां पर देखिए U1 की वैल्यू क्या आ गई, V हो गया 10 वोल्ट, करंट आपने निकाली है आधा एम्पियर, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो ये 2 से काटोगे, ये आ जाएगा 30, ये आ गया 300 जूल। दूसरी बैटरी से कितना मामला हुआ, वो 4 वोल्ट की बैटरी है, करंट वही आधी है, टाइम 60 है, 2 से काट दो तो ये 120 आ गया। तो टोटल एनर्जी कितनी रही, टोटल एनर्जी U1 U2 को आप जोड़ देंगे, मतलब 300 प्लस 120, 300 प्लस 120 यानी 420 जूल की आपकी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है। इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। मैं हटता हूं, पूरा आप नोट कर लीजिए जिससे अच्छे से बात आप समझ पावें। तो ये आपने नोट किया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कमाल की बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहां देखिए 3 सेल्स each of EMF E but internal resistance 2R, 3R, 6R are connected in parallel across a resistor R। फिगर बता देता हूं जैसे आपको समझने में आसानी हो। 3 बैटरी थी, एक का रेजिस्टेंस शायद 2R है, इसी तरीके से ये पैरेलल में है, तो मैं फिगर बना लूं फिर उसके बाद लिख दूंगा। ये ऐसे कर दो, बड़ा आराम से बन जाता है। और एक और रह गया इसमें जो कैपिटल आर बाहर लगाए हुए हैं, तो ये कैपिटल आर हो गया, सब ई है, ये ई, ये ई, ये ई, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R, ये है 3R और ये है 6R। ये एक फोटो है, एक डायग्राम है जो ये कह रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट है करंट इन द सर्किट। इसमें करंट कितनी है, बहुत ही आसान है। देखिए पहला का जिक्र करते हैं, पहले से पहले आप, चलिए पहले ही करो, इसी में कर देंगे। करंट के लिए आपको ये पैरेलल में ई है, तो पोटेंशियल तो ई ही हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, तभी तो V इजिकल टू IR लगाओगे। टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका नेट निकालो, इस R को इससे जोड़ दो। ठीक है, तो इनका ये तीनों जो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना हो गया, 1/R पैरेलल, 1/2R, 1/3R, 1/6R, एलसीएम हो गया 6R। ऊपर आ जाएगा 3, 2, 1। अब ये 6/6 है, तो आरपी की वैल्यू लिख देता हूं, चलो इतना कर रहा हूं तो कोई चीज छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। 6/6R यानी 1/R। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, आर के बराबर। ये आप यहां पर देख पाए। अब हमें आई निकालना है करंट, तो आई क्या रहा, आई रहा टोटल ईएमएफ, जो कि सब ई है पैरेलल में, तो पैरेलल में ई ही आ जाएगा, ई, और टोटल रेजिस्टेंस ये आर, और इसका इक्विवेलेंट आ गया स्मॉल आर, तो आर प्लस आर। बात समझ में आई होगी। ये बेसिकली सर्किट कैसा बन जाएगा, यहां बात करें तो ये देखिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल, ये आरपी और ये ई, इस तरह का सर्किट बेसिकली है, जिसके लिए मैंने ये लगाया है। आपको कहीं से भ्रम ना हो, इसलिए एक कदम आगे बढ़ गया हूं। खैर चलिए नंबर 2 में देखते हैं क्या निकालने की बातचीत ये कर रहे हैं। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल के अगेंस्ट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये तो उसकी वैल्यू देखते हैं। हम देखते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अब आई आर में V की वैल्यू देखिए लिखी V, E और I की जगह वैल्यू रख दी E/R प्लस आर। ये देखिए यहां पर हमने निकाली भी थी, तो ये रहा ER प्लस आर इंटू आर। अब यही जो वैल्यू रही, अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गई RE प्लस स्मॉल RE माइनस स्मॉल RE अपॉन R प्लस आर। ये दोनों कट गए, V की वैल्यू कितनी आ गई, ER अपॉन R प्लस आर।
ये आपका आंसर आ गया और यहां का आंसर ये था। इस तरह से आप ये सवालों को कर सकते हैं और आसानी से बन जाएंगे। तो इसको नोट करें, अगले सवाल की चर्चा करते हैं। तो ये आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इफेक्टिव रेजिस्टेंस या करंट ड्रॉन, ये बहुत सरल सवाल है। ये देखिए देखिए, जब भी पैरेलल सर्किट में पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना होता है, वो जिनके बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक, तो ये दोनों तो देखिए सीरीज में है। मैं दोबारा फिगर नहीं बना रहा हूं, इट विल टेक सर्टेन टाइम। ये भी सीरीज में, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है। तो ये इतना ये और इतना ये आपके पैरेलल में है। तो इन दोनों का सीरीज का नेट रिजल्ट 10 और 14, ये 24 बन गया। 10 और 10 ये 20 ओम बन गया। ये 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम, ये तीनों पैरेलल हैं। बेसिकली अगर सर्किट बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। सिंपल सर्किट जो रिजॉल्व करके बना रहे हैं, ये 30 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया और ये 24 ओम हो गया, और यहां 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है। बात समझ पाए होंगे। जहां पर सिंपल वायर होते हैं उनको एक ही पॉइंट माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं मानते नेग्लिजिबल। तो ये एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है और ये भी, ये तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसके बीच में पोटेंशियल सेम है, इसलिए ये भाई साहब पैरेलल में है। अब अगर ये पैरेलल में करंट निकालनी तो इसका आरपी निकाल लो। तो आरपी कितना रहा, 1/30, 1/20 और 1/24। एलसीएम आ गया 120। ये रहा जहां तक 4, ये रहा जहां तक 6, ये रहा जहां तक 5। तो 1/RP 10 5 15/120, यानी आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 120/15, और ये जहां तक 8 ओम आ गया। तो आरपी आपने 8 ओम निकाल लिया। करंट निकालने चले अब आप, तो आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई इज, आरपी निकाल चुके हो, आई इज इक्वल टू V/RP। V कितना था यहां पे, 6 वोल्ट, आरपी कितना है 8, तो वैल्यू हो गई 3/4 एम्पियर। ये आपका देखिए आंसर है। और जहां तक ये भी इसने पूछा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो ये भी आपका आंसर है। ये दो बातें आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सामने और उसको करके देखते हैं कहां पहुंचते हैं। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एमसीक्यू है 1 नंबर का। तो ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electrons passing through it in 1 second. ये भी बहुत सरल सवाल है। ये देखिए रेजिस्टेंस है, आई निकाल लो पहले। इसके बीच में V कितना है, 200 वोल्ट। आगे क्या है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। और भी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो आई निकल आएगा V इज इक्वल टू IR से। V इज इक्वल टू IR, यानी I इज इक्वल टू V/R। V है 200, R है 100, 2 एम्पियर की करंट है। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT होता है। तो 2 एम्पियर की करंट, टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, तो 2 कूलाम चार्ज फ्लो किया। 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं बेसिकली। अब हम Q इज इक्वल टू NE भी जानते हैं। तो N निकालने गए यहां से, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे तीनों। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/E। Q कितना था बेटा, 2 कूलाम। E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड यू विल गेट 1.25 इंटू 10⁻19। ये आपका नंबर हो गया और इसके हिसाब से आंसर इज A। ये आपका A आंसर आ गया। तो सवाल सरल है,
प्रेम से करेंगे तो सब होता चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। इसमें है द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब ये आपको पता होगा तो कर पाएंगे कि करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, जे, और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर याद कीजिए तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म था उसको ऐसे लिखते थे आप, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो जे अपॉन ई क्या हो गया यहां पर, ये कंडक्टिविटी हुआ करता था, यही वैल्यू ये हो जाएगी, दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी आंसर इज बी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो गलती हो जाएगी। ये तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात थी, ज्यादा कलाकारी इसमें नहीं थी, नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए बेटा जी। इसमें लिखा है ए कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, देखिए यही घुमा के फिर पूछा है, ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कॉपर वायर है, यूनिफॉर्म एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, इस तरह का वायर है, कनेक्टेड टू ए डीसी बैटरी। भैया लगा देते हैं ना, क्यों परेशान कर रहे हैं आप। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द वायर। मैंने देखिए समझाते वक्त बताया था, ये पहला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से जिसमें वीडी नहीं सेम था, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं था। मैंने कहा था क्या सेम होगा, तो आप जानते हैं इसके अंदर क्या सेम होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट विल बी योर आंसर। क्रॉस सेक्शन एरिया आप कुछ भी कर दें, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहने वाली है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला सवाल मैं आपके सामने लेके आता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां बोला है ए मेटल रॉड ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, ये इस तरह से है, हैविंग लेंथ एल, ये भी ठीक है, हैज करंट आई, चलो फिगर में दिया है, flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its ends। सब कुछ लिखा है, यही इसी को समझाया है फिगर 1। Now the rod is cut parallel। अच्छा, इस रॉड को जो ऐसे थी पैरेलल, किसके पैरेलल, टू इट्स लेंथ, ऐसे काट मारा है आपने, ये अच्छा नहीं कटा, कि ये थोड़ा नीचे चला गया, ये 20 से काटे होंगे, ये आपने कुछ ऐसे 20 से इसको काट दिया है, तो ये दो लंबे लंबे निकल आए अलग अलग, पैरेलल टू द लेंथ इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस एंड ज्वाइंट एज फिगर 2। अब ये देखिए यहां पर ऐसे एक फिगर निकली जो बाजू में बनी भी है, ऐसे निकली। अब इसकी लेंथ तो एल थी, तो ये एल है, ये एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए था जो अब आधा हो चुका है काटने के बाद, ये चेंज इसके अंदर आया है। ठीक है, समझ में आ रही बात। What potential difference must be maintained, यहां पर V लगाया था गया था, यहां कितना लगाएं, V डैश पकड़ लीजिए, V डैश कितना लगाएं, the length of 12 so that the current in the rod is still I। करंट अब भी हमारी I बनी रहे, इसके अंदर करंट हमको सेम चाहिए, सेम करंट। तो देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, पहले वाले के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आर की जगह रो एल बाई ए, तो I लिखा रो एल अपॉन ए, ये फॉर फर्स्ट फिगर ऐसे लिख देते हैं। अब सेकंड फिगर के लिए, फॉर सेकंड केस V डैश कितना है, करंट हमने सेम रखी, मटेरियल बदला नहीं, और लेंथ कितनी कर दी है 2L, एरिया कितना कर दिया है A/2, तो ये फिगर कितनी होगी, 2 ऊपर चला गया, 4I रो एल अपॉन ए, और आप ये देख रहे हैं I रो अपॉन एल, ए पहले से कितना था V, 4V, यानी हमारा V डैश नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस पिछले वाले से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए, तो V डैश इज इक्वल टू 4V इज योर आंसर। इस तरह से ऐसे सवाल करेंगे और ये आते रहे हैं, आते रहेंगे ऐसे सवाल, क्योंकि इनका जो
हार्डनेस है वो बिल्कुल एकदम मैच करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल को लेते हैं फिर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं। ये पहुंच गए। इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द रीडिंग्स ऑफ आइडियल एमीटर ए एंड द आइडियल वोल्टमीटर वी। तो पहले की चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहले वाले में आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, 6 वोल्ट दिख रहा है तो 6 वोल्ट हो जाएगी। तो इस केस के अंदर मैं लिख दूं रीडिंग वोल्ट मीटर की, आइडियल वोल्ट मीटर है वो आप जान ही रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है। इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 6 वोल्ट। अब आइडियल एमीटर, जो कि एमीटर यहां लगा हुआ है, कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है इसका हिसाब किताब समझेंगे। तो यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो सेल लगा है और ये जो सेल लगा है, इसकी पोलैरिटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ऐसे करंट ये निकालेगा और ऐसे ही करंट ये निकालेगा, तो बोथ इन सेम सेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को आप ऐड कर देंगे, 9 + 6, 9 वोल्ट इसका, 6 वोल्ट इसका, ये वैल्यू आ गई 15 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस क्या रहा, टोटल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1 ओम, 1 ओम मिलके 2 ओम। करंट कितनी रही, करंट इन एमीटर I इज इक्वल टू V/R। V कितना है, 15 वोल्ट, R कितना है, 2, तो वैल्यू हो गई 7.5 एम्पियर। तो आंसर आपका एक तो ये बना, रीडिंग की ये बात कर रहे थे, और एक आंसर ये बना। ये 2 आंसर इसके आ गए हैं। अब केस 2 का जिक्र करेंगे हम लोग। यहां पर देखिए केस 2 में वोल्ट मीटर की रीडिंग तो 6 ही वोल्ट है, वोल्ट मीटर रीडिंग 6 वोल्ट, बात पकड़ में आ गई। दूसरा, इसकी पोलैरिटी चेक करो तो देखो एक दूसरे के अगेंस्ट है। ये करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा, ये करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा, दोनों एक दूसरे को बुली कर रहे हैं। तो यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 9 - 6 यानी कि 3 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस वो तो सिंपली ऐड हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2। करंट इन एमीटर यानी कि I V/R विच इज 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो ये एक आंसर रहा और ये एक आंसर रहा। ये तो ये आंसर आप देख, मैं एक बार व्हाइट कलर से हाईलाइट कर दूं, कई बच्चों को आंसर देखने में दिक्कत कभी कभी रहती। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर। उम्मीद है आप इन एरो से पहचान पाएंगे कि आंसर कहां लिखे गए। आपको कोई दिक्कत ना आए इसलिए कोशिश कर रहा हूं। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल को चर्चा में लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से आप इस सवाल को बहुत ही प्यार से कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये एमसीक्यू है। इफ एन ई टाउ एंड एम हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन ए एरिया इज गिवन बाय। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और इसकी वैल्यू होती है mn(e²) टाउ। रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द चार्ज कैरियर, एन ई वगैरह जानते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या होता है देखते हैं आप, ρL/A। यहां पर रो की वैल्यू रख दीजिए तो आ जाएगा mL(n)(e² टाउ A, और यही आपका आंसर है। और ये आंसर बन रहा है बी।
तो बी इज द राइट चॉइस, है ना। आगे बात करते हैं, मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत प्रेम से इसको कर सकते हैं आप, मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब यह है कि हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हालचाल क्या होते हैं। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक्ड वाला, ई रिलैक्सेशन टाइम से लिंक्ड वाला, ये फॉर्मूला होता है, जहां पर हमें दिखाई पड़ता है कि ये टाउ के प्रोपोर्शनल है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? जो भी चार्ज, जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो सक्सेसिव टक्करों के बीच के में लगने वाला समय, ये इलेक्ट्रॉन किसी मान लीजिए आयन से टकराया और फिर ये दूसरे से ऐसे टकराया, तो इन दोनों के बीच में जो समय लगा वो एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर ही है ना, हाँ, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, इन मेटल्स बात करें, तो नॉर्मली जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनका इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, तो टाउ विल बी लेस। भाई ये जल्दी से टक्कर मार देगा स्पीड बढ़ने पर, तो जो टाइम लगने वाला इन दो के बीच का टक्कर का समय वो घट जाएगा। अगर ये घट गया तो वीडी का क्या हालचाल होगा? वीडी का हालचाल होगा वो भी घट जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ घटेगा, और जिसका मतलब है वीडी भी घटेगा। तो आप लिख सकते हैं कि वैसे तो ये हो गया, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेंटेंस में या थोड़ा सा लिखें, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस with the rise in temperature, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने समझाया भी और फोटो भी बनाया, जैसे विजुअलाइजेशन आपके लिए आसान हो, और वो मेरे पढ़ाने में रहता ही है, क्योंकि मैं खुद ही विजुअलाइज करके पढ़ाता हूं, तो वही मैं कॉपी कर देता हूं यहां, जैसे आप सोच पाए, इतनी सी बात है। तो इसको आप नोट करिए और अगले सवाल की चर्चा फट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये रहा अगले क्वेश्चन पर लिखा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज कैरियर के लिए जिसमें कंडक्टर एल है, अक्रॉस विच ए पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आई होता है एन ई ए वी डी, पोटेंशियल वी लगा दिए हैं हम लोग, तो वी डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वी डी इज इक्वल टू वी अपॉन एन ई रो एल, क्योंकि हम आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एल अपॉन ए से आप एरिया अगर निकालें तो लिख सकते हैं रो एल अपॉन आर। इसका इस्तेमाल करके ये लिख दीजिए। आप देख पा रहे होंगे, आप इस एरिया को उड़ा दिया, रो एल अपॉन आर, और दिस इज योर आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको नोट करें, अगला सवाल फिर से लेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे बड़े शानदार तरीके से। अगली सवाल का जिक्र कर लेते हैं शानदार तरीके से। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्टर। वीडी निकालना है, बहुत सरल आते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगता है। इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस वन कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। हम जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला होता है। पूछ रहे हैं वीडी बताओ, तो वीडी, ये सवाल इस पे बहुत आते हैं, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना चाहूंगा। कई बच्चे चाहते हैं अलग से इंपॉर्टेंट का भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो आप बताते रहना। तो वीडी की बात हो गई, तो वीडी को लिख दीजिए आई अपॉन एन ई ए। 1.5 एम्पियर की करंट थी बेटा, एन है 9 इंटू 10 की पावर 28। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 इंटू 10 की पावर 7। ये हमने सारी वैल्यू रख दी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1.042 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड, या इसको चेंज कर ले मिलीमीटर में, तो अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं कितना है ये? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड।
ये आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बड़े प्यार से ये सवाल हो गया है, तो नोट कर लिया होगा आपने। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इस सवाल को देखते हैं। लिखा है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला प्रूफ डेरिवेशन है जो आप कर लेंगे, ये आप कर दीजिएगा। तो ये तो पहला सवाल तो आपका डेरिवेशन वाला है जो आप अच्छे से सीखकर बड़े आराम से कर पाएंगे। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। लिखा है फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ करंट आई, ये है आई, फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर वर्सेस द टाइम। यहां पर टाइम है इधर। यूज द प्लॉट, अच्छा इसको यूज करेंगे टू फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड थ्रू द वायर। 10 सेकेंड में कितना चार्ज आ रहा है। देखिए हमको ये पता है फॉर्मूले से, देखिए कैसे अंदाजा लगाते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू I इंटू टी। तो अगर हम I और T को मल्टीप्लाई करें तो हमें चार्ज मिल जाएगा। तो जब भी y इंटू एक्स एक्सेस किया जाए और कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही हो तो उसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व वही फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर अगर हम इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दें ये, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज फ्लोइंग इन 10 सेकेंड। यहां 0 सेकेंड है, यहां 10 सेकेंड है। तो हमें बस एरिया अंडर द कर्व निकालना है जो कि चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज होता है। कोई गफलत नहीं है, बिल्कुल प्योर आसान सी बात है। तो चलिए एरिया निकालते, मैं यहां लिख देता हूं Q और एरिया अंडर द कर्व, इससे आप समझ जाएंगे, भूलेंगे नहीं। अब एरिया अंडर द कर्व कितना रहा, पहले तो ये ट्रायंगल बन रहा है। मैं बच्चों की तरह नहीं लिख रहा हूं ABCD करके, डायरेक्ट लगा रहा हूं, इतना समझदार आप और हम लोग हैं। हाफ बेस कितना रहा 5, और ये हाइट कितनी है, दिस इज ऑल्सो 5। तो हाफ 5 इंटू 5 प्लस ये रेक्टेंगल है तो लेंथ कितनी हो गई, 10 में से 5 घटाओ 5 आ गई, और ये कितनी हो गई 5 हो गई। तो 5 इंटू 5, तो ये रहा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये वैल्यू हुई 25/2 और ये हुई बेटा 25। तो ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 प्लस 25, ये वैल्यू कितनी हो गई 37.5 कूलाम चार्ज। बस आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये, अब आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो जैसे बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, अंतिम 1 महीना 15 दिन 20 दिन में जा रहे हैं, तो उसमें समस्या खड़ी होती है। और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम है वो यही सब तो बनते हैं क्वेश्चन। कोई चंद्रयान थोड़ी भेजना है आपको। जो बच्चा रेगुलर स्टडी कर रहा है या जैसे मैं बता रहा हूं सावधानी से बात समझ रहा है, उसका कोई क्वेश्चन क्यों गलत होगा। और हम ऐसा सोचें क्यों, हम तो प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो हम तो सोचेंगे कि हम सेंचुरी बनाएंगे। भाई तेंदुलकर मैदान में उतरेगा तो ये सोच के थोड़ी सोचेगा कि हम आउट हो जाएंगे, वो तो ये सोच के उतरेगा कि हम सेंचुरी बनाएंगे, फिर अच्छा खेलने का प्रयास करेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखते हैं, है ना। ऐसे ही यह बात ये बन गई। इसको आप नोट कर पाए होंगे, अगली चर्चा कर लेते हैं। तो नोट कर पाने में कोई समस्या आपको है नहीं, नोट हो गया होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, कई बच्चों ने अगर दर्शन नहीं किए तो गलती हो जाती है। देखिए मैं समझा दूंगा बहुत आसानी से। तो लिखा ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस, ये करंट है बड़ा बड़ा छपा, ये वोल्टेज है, फॉर ए मटेरियल गैलेनियम आर्सेनाइड इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ। गैलेनियम आर्सेनाइड वगैरह एलईडी वगैरह में जहां तक यूज होते हैं, एलईडी जो बनती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहां है, तो देखिए नेगेटिव रेजिस्टेंस का क्या मतलब, देखिए हम ओम्स लॉ जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अगर हम बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, R तो कांस्टेंट रहता है मोरलेस। तो V बढ़ाने पर I बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस। मैं समझा दूं जैसे कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप संभाल पाए। और कहीं पर V बढ़ाने पर I घटने लगे तो इसका मतलब है निगेटिव रेजिस्टेंस। बात समझ पाएंगे, ये एक केस बना दिया, ये दूसरा केस बना दिया।
तो हमको ये ढूंढना है कि v बढ़ाने पर i कम कहां हो रहा है। हम समझ गए, ये रीजन d टू e है। देखिए यहां से d टू e में आपने v बढ़ाया है, लेकिन i की वैल्यू डिप कर गई है, i कम हो गया है। तो ये पहले वाले का आंसर क्या रहा, रीजन DE, क्योंकि v इज इंक्रीजिंग, I इज डिक्रीजिंग। अब मुझे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। v को बढ़ाने पर I घट रहा है, इसलिए ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की कहानी है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक, अगली बात, वेयर ओम्स लॉ ओवेट, तो ओम्स लॉ ओवेट का मतलब है v बढ़ाने पे I बढ़े, ये कहानी जो पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाली बात, v इज इक्वल टू IR। तो वो किस में दिख रहा है, ये दिख रहा है BC में। आप देखिए BC में ये v बढ़ा रहे हैं तो I भी इंक्रीज कर रहा है, I इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो v बढ़ाने पर उसे लगभग एक लीनियर लाइन मिल रही है, क्योंकि ओम्स लॉ में ये भी जरूरी है कि एक स्ट्रेट लाइन मिले। ऐसा नहीं है केवल कि v बढ़ाया तो I बढ़ जाए तो काफी है ना, वो बढ़े कैसा, एक स्ट्रेट लाइन के तहत। तो ये मोरलेस एक स्ट्रेट लाइन भी दिख रही है। तो यहां पर क्या हो गया, मैं रीजन लिख देता हूं BC, ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहां का भी आंसर ये हो गया था जो हम और आप सीख पाए थे, कोई समस्या की बात नहीं। आप नोट कर लीजिए, अगली बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जो कि ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी रो का टेम्परेचर बढ़ाने पर रो घट जाए। नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब यह है कि इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, रो हमारा घट जाए। नॉर्मली मेटल्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो बढ़ जाता है। किसके केस में घटता है, सेमीकंडक्टर के केस में घटता है। ये किसकी कहानी है, अल्फा नेगेटिव होने का मतलब, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में मिलेगा, सेमीकंडक्टर में। कि आप जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी घट जाता है, मतलब रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। मेटल्स में रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो ये ऑप्शन हो गया, यहां पर आंसर इज सी। बीच में थोड़ी थोड़ी बात आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है, इसको भी नोट करें। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, तो इसको आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए। अब यहां लिखा है आईवी ग्राफ, ये देखिए आई है, यहां ध्यान रखिएगा, चकमा देते हैं ये लोग, ये पलट देते हैं आईवी और बच्चे गलत कर देते हैं। एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आ चुका है, बोर्ड नीट। डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होता है। अगर ये VI ग्राफ बना दें कहीं हम ऐसे, V ग्राफ और I ग्राफ, तो इसका लाइन का स्लोप जितना होगा वही इसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां देखिए IV ग्राफ है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, स्लोप इन IV ग्राफ का मतलब है 1 अपॉन दिस वैल्यू, क्योंकि वो उल्टा लिखा हुआ है। तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ IV ग्राफ। बात दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है कि नहीं। यहां पर अगर VI रहता तो इसका, इसी को क्या बोल देते, स्लोप। स्लोप R के प्रोपोर्शनल, जिसका स्लोप ज्यादा उसका R ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा मेटल के केस में तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हम बोलते T1 ज्यादा है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहां तो पलट के बैठे हैं। पलट के बैठने का मतलब I इधर V इधर, तो ये रिश्ता यहां पे जमता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ IV। अब T1 का स्लोप देखिए ज्यादा है, थीटा देखिए, इसको θ1 लिख देना चाहिए, इसको θ2 लिख देना चाहिए। तो स्लोप θ1 का ज्यादा है, यानी R T1 की वैल्यू जो होगी, स्लोप इसका ज्यादा है T1 का, देख पा रहे हो, तो ये R कम हो गया। R T1 इज लेस देन R T2। पकड़ में आई बात। मैं पहले क्या लिख दूं, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप
ऑफ T2, ये तो देख रहे हैं कि स्लोप में IV की कहानी है, तो ये T1 ज्यादा है तो R कम हो जाएगा, RT1 इज लेस देन RT2। अब आप जानते हैं कि टेम्परेचर का भी क्या रहा, T1 इज लेस देन T2, ओके। जिसका टेम्परेचर कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। नॉर्मली यही बिहेवियर हम पकड़ के चलते हैं जो मेटल के केस में होता है। तो ये आंसर आ गया। अगर ये ग्राफ होता तो हम T1 इज ग्रेटर देन T2 कह देते हैं, यहां उल्टा आ गया है। ये अक्सर आपको उल्टा ही देते हैं जैसे आप फंस जाएं। आप नहीं फंसेंगे क्योंकि अरविंद सर से आप पढ़ रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। लिखा है टू मटेरियल्स सिलिकॉन एंड कॉपर। अब ये पहचानना, ये पूछा बहुत जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो दो मटेरियल है सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 केल्विन से लेकर ठंडे किए गए 60 केल्विन तक। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। देखिए सिलिकॉन जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर है, ये पकड़ना, ये आपके कोर्स में आप जानते होंगे, आप नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे। ये एक मेटल है। अभी आपसे चर्चा हुई थी कि मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉपर का रेजिस्टेंस लिखा है ना, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है और घटाने पर घटता है। जबकि सेमीकंडक्टर के हालचाल क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है कि SI के केस में रेजिस्टेंस घटता है। अब यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ाया है मैंने, इसी का उल्टा करो क्योंकि टेम्परेचर ठंडा किया जा रहा है। तो जब आप टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर क्या होगा, या रेजिस्टिविटी बोल दीजिए आप, रो कॉपर, वो घट जाएगी। और टेम्परेचर घटाने पर सेमीकंडक्टर की रो ऑफ सेमीकंडक्टर विल इंक्रीज। यहां देख रहे हैं बढ़ाने पे घटता है, घटाने बढ़ेगा, बढ़ाने पे बढ़ता है, घटाने पे घटेगा। तो ये इसका कार्यक्रम होगा। दिस इज योर आंसर। मैंने एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया है, बाकी तो आप समझकर एक लाइन दो लाइन लिख सकते हैं जो मैं नहीं लिख रहा हूं कि टेम्परेचर घटाने पर घट क्यों रहा है, 300 केल्विन से 60 केल्विन पे आप आ रहे हैं, कूल ऑफ कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो ये मैंने पूरा मुद्दा आपको बता दिया है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नोट कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को सामने ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड टेम्परेचर T फॉर मरकरी, Hg मतलब मरकरी, इज शोन इन फिगर। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ Hg नियर 4K। देखिए 4K पर ध्यान से देखें, ये रेजिस्टेंस था R और ये टेम्परेचर है केल्विन में। तो 4 पर इसका रेजिस्टेंस हो गया है 0, यानी ये क्या बन गया है, बिहेव कर रहा है एज ए सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब जिसका रेजिस्टेंस नहीं होता। तो हम यहां क्या लिखेंगे पहले के लिए कि रेजिस्टेंस ऑफ Hg इज इक्वल टू 0 एट 0 केल्विन, बिहेविंग लाइक सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर एट 0 केल्विन। दिख पाया आपको। अब 0 केल्विन से थोड़ा सा बढ़ाओगे करीबन 5 तक, तो ये लाइन स्ट्रेट दिख रही है। तो बिटवीन 4 to 5 केल्विन ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस राइजेस लीनियरली, ओम्स लॉ टाइप बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस राइजेस, यही लिख देते हैं, लीनियरली। और उसके आगे बियॉन्ड 5 के 5 केल्विन मतलब उसके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस बिकम कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट।
यहां पर देखें ना, यहां जीरो था, इतना स्ट्रेट लाइन टाइप गया है, फिर ये लगभग कांस्टेंट हो गया है। इसी बात को मेंशन कर दिया, ग्राफ देखकर आपको बताना था, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़े रहेंगे तो बता भी नहीं पाएंगे आप। समझ गए आप मेरी बात? और मैं समझा रहा हूं इस तरीके से, कहीं भी दिक्कत आपको ना आए। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हम लोगों ने किया था, इन विच रीजन ऑफ द ग्राफ शोन इन द फिगर इज द रेजिस्टेंस नेगेटिव एंड वाई। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या करेंगे, बोलो तो इसका आंसर करेंगे बी टू सी रीजन में। तो इसका लिखेंगे रीजन बी सी, क्योंकि व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर इंक्रीजिंग वी बट आई इज डिक्रीजिंग, यही इसका रीजन है। अब मैं सिंबॉलिक लिख रहा हूं, वी बढ़ाने पर आई घट रहा है, इसलिए निगेटिव रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना। तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इससे बड़ा अच्छा लगता है। मैं नोट्स भी जब बनाता था या अब भी बनाता जब हूं, तो यही सब सिंबल्स यूज करता हूं, तो बिल्कुल झट झट समझ में आता है। हर आदमी के नोट्स बनाने का अपना एक तरीका होता है, तो आप भी अपने तरीके से बनाइए, कम शब्दों का प्रयोग करके डायग्राम से, अपनी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। साइंस है, साइंस को सीखना है, हिंदी बढ़िया है, इंग्लिश बढ़िया है, उर्दू बढ़िया है, मराठी, गुजराती, बंगाली सब अच्छा है। जब नोट्स अपने बनाएं और आगे जैसे फर्दर स्टडी करने जाते हैं, तो मुश्किल ये है कि फिर आपको इंग्लिश किताबें ही ज़्यादा बेहतर मिल पाती हैं। अब ऐसा साइंस में, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा भाई जहाँ चल रहा वो उसमें इंग्लिश इस्तेमाल होती है, तो इसलिए बेटर है कि अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, या बंगला के हैं, या मराठी के, कहीं के भी आप हैं, गुजराती के हैं, तो उस समय कोशिश ये जरूर रखें कि इंग्लिश वाली टर्मोलॉजी को पकड़ें, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको किताबें इंग्लिश में ही डील करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा ऐसा है अभी की सिचुएशन देखते हुए। इट इज बेटर फॉर यू, मैं गाइड कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझा भी दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The electric power consumed by 220 volt 100 watt bulb when operated 110 वोल्ट पर। अब हमेशा जब 110 वोल्ट पर कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालते हैं, क्योंकि कितने भी पावर पे यूज करो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब तो चेंज नहीं होता, पक्का दोस्त है। तो रेजिस्टेंस के लिए आर वी स्क्वायर अपॉन पी लगा दीजिए। तो 220 का जो पावर रेटिंग दे रखी है 220, और ये रहा 100 वाट। अब इसको कैलकुलेट किया तो 484 ओम। ये रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, कितने भी लो वोल्टेज पे इस्तेमाल करें, हाई वोल्टेज पे फूक जाए, लेकिन रेजिस्टेंस यही रहने वाला मोर और लेस। तो पावर कंज्यूम्ड क्या रही है, अब पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। अब इसको मैं पी डैश कर दूं अगर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, वी डैश स्क्वायर कर देता हूं। वी डैश कितना हो गया, 110 वोल्ट का, 110 का स्क्वायर अपॉन 484, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 वोल्ट। यही आपका आंसर है, एंड ऑप्शन इज ए। इस तरह से ये सवाल किया जाएगा, मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगले सवाल की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो इसको आप नोट कर पाए होंगे बड़े अच्छे ढंग से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। अब लिखा है नाइक्रोम, पहचानिएगा, ये इसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, एंड कॉपर, ये मेटल हो गया, ये रजिस्टर हो गया, मेटल हो गया, ऐसे समझ लें। वायर्स ऑफ सेम लेंथ, एल सेम है, एंड सेम रेडियस, आर सेम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये मान लीजिए, समझ लीजिए नाइक्रोम का है, और ऐसे ही ये नाइक्रोम, ये बगल वाला कॉपर, लेंथ वेंथ सब सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, क्योंकि रेडियस सेम है। करंट आई इज पास्ड, इनसे क्या किया, आई करंट हमने पास की है। विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, अब आप समझ गए, नाइक्रोम ज्यादा हीट करेगा, क्योंकि जो हीटिंग कहानी होती है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आई स्क्वायर आर टी होती है, और इसमें आर का मतलब हो गया रो एल बाई ए, हम जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर रो एल अपॉन ए इंटू टी। रो ऑफ निकिल इज क्वाइट हाइयर देन रो ऑफ कॉपर,
तो निकल नाइक्रोम लिख रहा हूं, नाइक्रोम वायर विल heat up more due to higher resistivity रो इसका ज्यादा है। ये कहानी हो गई। ये बिल्कुल सरल सवाल था और मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच्चा गलत करता अगर थोड़ा भी पढ़ रहा है तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ चर्चा कर लेते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली आर। देखिए डीसी में अगर बैटरी ऐसे है और ये रेजिस्टेंस आप ऐसे लगाए हुए हो तो करंट देखिए प्लस से निकलती है और ऐसे जाती है, और अंदर किधर जाएगी, देखिए अंदर ऐसे जाती है, माइनस से प्लस अंदर और प्लस से माइनस बाहर। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया सी, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। पहले क्या लिखा है, द बैटरी आउटसाइड द बैटरी, इनसाइड पहले किधर जा रही है, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, और बाहर पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। आंसर इज सी। आप समझ गए होंगे, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करने का कोशिश करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से आप बढ़िया ढंग से इसको नोट कर पाए हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर when connected across an external resistance 12 ohm produces a current of 0.5 ampere। अच्छा, इक्वेशन बन जाएगी। when connected across a resistance of 25 ohm it produces a current of this one 0.25 ampere। बढ़िया है। डिटरमाइन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बहुत ही सरल सवाल है। दो इक्वेशन, दो नोड निकालने की चर्चा कर रहा है। तो पहली वाली बात देखते हैं। हमें पता है कि I की वैल्यू होती है इन द सर्किट E अपॉन R प्लस R, हमको आपको पता है। इसके अनुसार करंट पहले में थी 0.5 एम्पियर, E निकालना है हमको। बाहर का रेजिस्टेंस 12 ओम था, ER बचा रह गया। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0.5 इंटू 12 यानी 6, 0.5 R बराबर E। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोला है, यही इक्वेशन यूज करते हुए करंट हो गई 0.25 एम्पियर, I की जगह 0.25, E वही है, और रेजिस्टेंस 25 है। 0.25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 6.25, 0.25 R बराबर E। ये इक्वेशन नंबर 2। R और E निकालना है, पहले से दूसरे से पहला घटा दो, ये बड़ा है ना, तो 2 - 1, तो 6.25 में 6 घटाया तो 0.25 बचा। 0.25 में ये माइनस में आ जाएगा, 0.25 R, ये वैल्यू 0, तो 0.25 इज इक्वल टू 0.25 R, यानी R बराबर कितना आ गया, 1 ओम। ये देखिए कितनी जल्दी ये R आ गया 1 ओम। अब कह रहा है भैया E बता दो, इस R की वैल्यू यहां रख देते हैं फर्स्ट में, तो इसको आप पहले में रख दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 0.5 इंटू R, इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इज इक्वल टू E। तो E कितना हो गया, 6 + 0.5 यानी कि 6.5 वोल्ट। ये देखिए ये आंसर आ गया, ये आंसर, ये आंसर, ये कोई भी दम नहीं था सवाल में, बहुत ही प्यार से कर सकते थे। इसको नोट करें, अगले सवाल का जिक्र करते हैं फटाफट। आइए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, ये आप नोट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए गिवन रजिस्टर इज अल्टर्ड, अच्छा, सो दैट द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इंक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 9, हीट 9 गुना बढ़ गई। बाई व्हाट फैक्टर डज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस चेंज, बहुत ही सरल सवाल। अप्लाइड पोटेंशियल कितने से चेंज करोगे, तो इसका ए वाला पार्ट अगर आप पकड़े और आप लिखें H इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू T, ये हीट का कहानी हो गया। अब यहां पर अगर H/T की बात करें रेट की,
तो आप क्या बताएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर, आर किसी के लिए कांस्टेंट है तो एच अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब यहां क्या है कि गिवन हीट जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय फैक्टर ऑफ 9, तो गिवन हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड यानी h बाई टी इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 9। अगर ये 9 से कर रही तो v कितना हो जाएगा, 3 से। ये देखिए 9 फैक्टर से है ना, यह नया वाला 9h बाई टी हो गया है, तो नया वाला v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बढ़ेगा आपसे 3 से, 3 फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3, ये आंसर हो गया पहले वाले का। इस तरह से ये ए वाला है कर लिया। बी वाले के लिए अब देखते हैं क्या कहानी है। तो लिखा इन दी फिगर शोन, यहां पे कलर भी बदल लेना चाहिए तभी आपको अलग से दिखाई पड़ेगा। तो इन दी फिगर शोन एन एमीटर ए, कहां है ये एमीटर, एंड ए रजिस्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स टू द सोर्स। बढ़िया। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज 12 वोल्ट, फिगर में दिख भी रहा है अपने को। हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इसका 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द वोल्ट मीटर एमीटर रीडिंग, बहुत सरल सवाल। तो देखिए वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, वोल्ट मीटर अक्रॉस इसके लगा है तो अभी हम लोग निकाल देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके 2 ओम अंदर लगा है, टोटल आई निकालो पहले। तो आई निकालने के लिए क्या हुआ, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। टोटल आर कितना है, 2 ये 4 ये 4 प्लस 2 6, 12 अपॉन 6 यानी 2 एम्पियर की करंट हो गई इसके अंदर। वी कितना है, ई माइनस आई आर। ई था 12 वोल्ट माइनस करंट 2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 है, 12 माइनस 4 यानी 8 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ये एमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 8 वोल्ट। इस तरह से ही कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance R is connected across a variable load resistance R. Draw the plots of the terminal voltage V versus R and the current. ये मैं देखिए डायग्राम आपको बना चुका हूं इसी लेक्चर में। तो ये पहला क्या पूछ रहा है, V versus R। इसका ग्राफ आपको बना के दिखाया था, याद होगा, ये पूछा जाता है इसलिए दोबारा फिर पिकअप कर लिया। इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये V और ये R। दूसरा इसके बाद क्या था, द करंट। ये पहला ग्राफ था ऐसे, दूसरे ग्राफ में क्या था, V वर्सेस I। इसका भी ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। इस तरह का ग्राफ आपको मिला था, दिस इज V, दिस इज I। इस तरह से ग्राफ आपको मिला था, ये वैल्यू E थी। तो ये ग्राफ आप इसको प्लॉट कर दीजिएगा बहुत प्रेम पूर्वक। अब ये देखते हैं, इट इज फाउंड दैट व्हेन R इज इक्वल टू 4 ohm the current is 1 ampere and R is increased to 9 ohm, the current increased to 0.5 ampere. Find the values of EMF E and internal resistance R. ये भी बहुत सरल सवाल हो जाता है। तो यहां पर देखिए करने का प्रयास करते हैं। जब R हमारा 4 ओम है, ऊपर से कर लेते हैं, When R is equal to 4 ohm, यही बोला है ना, तो हमारा करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R लिखते हैं। तो I की जगह 1 एम्पियर, E हमको मालूम नहीं है, नीचे हो गया R प्लस 4। तो R प्लस 4 बराबर E। ये ऐसा भी सवाल एक हम लोगों ने अभी किया है।
फिर कह रहा है जब 4 ओम है, 9 ओम, आर बराबर 9 ओम, देन हमारा आई टू कितना है, 0.5 एम्पियर की करंट है, या आधी एम्पियर कह दीजिए। तो अब इसमें लगा दीजिए, करंट की जगह 1/2 रखा, ई आर प्लस 9, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, आर प्लस, अब यहीं पे डिवाइड कर दो, हटाओ इसको, पड़े रहने देते हैं या बैलेंस कर लें, तो चलो कर लेते हैं, आर प्लस 9 बराबर 2e, ये इक्वेशन नंबर 2। पहले और दूसरे को कर दीजिए डिवाइड, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, या वैल्यू रख दीजिए, कुछ भी कर दे, तो ये r प्लस 4 अपॉन r प्लस 9 e अपॉन 2, यानी 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2r प्लस 8 बराबर r प्लस 9, r इधर गया और 9 में से 8 गया 1, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम। ये आंसर आ गया। ई की बात करेंगे तो E इज इक्वल टू R प्लस 4 फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम, तो R प्लस 4 यानी R की जगह 1 ओम प्लस 4 यानी 5 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बड़े आराम से इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल को करने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, और टू आइडेंटिकल सेल्स, दो एक जैसे सेल, ईच ऑफ ईएमएफ ई हैविंग नेग्लिजिबल रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across an external resistance R. What is the current through this resistance? ये देखिए, अगर आपने दोनों को पैरेलल में एक ही जैसे सेल डाल दिए, क्योंकि ये एक जैसे सेल है, यानी E है दोनों का, ये R है, तो E है, तो टोटल सर्किट के लिए E ही रहेगा। अगर E1 E2 अलग अलग होते तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते। आपको ये पता होगा, अगर मान लीजिए ये E1 होता, ये R1, जल्दी से आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए ये E2 होता और ये R2 होता, तो यहां पर EMF जो इक्विवेलेंट आप लिखते हो उसको कैसे लिखते, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरह से लिखते। लेकिन क्योंकि दोनों सेम है, अगर इसी फॉर्मूले में दोनों सेम चीजें डाल दें आप, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, मान लीजिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सपोज है नेग्लिजिबल, स्मॉल आर पकड़ लेते हैं, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिए ई आर प्लस आर प्लस आर, तो ये वैल्यू हो गई 2ER अपॉन 2R, आर 2 E। देखिए यहां से भी वही चीज आ गई। हमारे कहने का ये मतलब था कि अगर दोनों एकदम आइडेंटिकल सेल लगाए गए हैं पैरेलल में, तो नेट रिजल्ट भी E ही बना रहेगा। आप पैरेलल वाले फॉर्मूले से निकालें या ऐसे निकालें, मेरे ख्याल से बात आप पकड़ पाए होंगे। तो यहां पर करंट कितनी रही, I इज इक्वल टू E अपॉन R बेटा, क्योंकि इफेक्टिव E रहा टोटल E, R था नहीं इनके हिसाब से, वो तो मैंने समझाने के लिए बनाया और कैपिटल R बाहर लगाया। तो दिस इज द योर आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और मैंने कुछ एडिशनल चीजें बताई, जैसे क्वेश्चन में ट्विस्ट हो तो आप ट्विस्ट ना हो, आप शानदार तरीके से कर पाए। चलिए इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यार से आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, ए 10 वोल्ट सेल, ये of negligible internal resistance is connected in parallel across a battery of 200 volt. अच्छा, and internal resistance 38 ohm as shown in the figure, find the value of current in the conductor. अब यहां पर क्या देखना है आपको कि दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से भिड़ गई है, ये करंट इधर डालेगा, ये करंट इधर डालेगा, तो नेट ईएमएफ लेना पड़ेगा। तो इसका नेट ईएमएफ क्या हो गया, अगर आप बात करें तो नेट ईएमएफ की बात करें तो 190 आ जाएगा। तो नेट ईएमएफ 200 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट 190 वोल्ट। अब करंट V इज इक्वल टू IR,
तो आई की वैल्यू वी अपॉन आर, वी कितना है 190 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 38, तो वैल्यू कितनी आ गई 5 एम्पियर। बस आंसर आ गया। देखिए बेसिकली आपको पोलैरिटी चेक कर लेनी है, एक साथ है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएंगे, जो आप समझ भी रहे हैं। इसको नोट करिए, अगले की चर्चा करते हैं हम लोग। नोट कर पाए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट and 2 volt having internal resistance 0.2 ohm and 0.3 ohm respectively are connected in parallel. Calculate the EMF and internal resistance of the equivalent cell. देखिए वही सवाल हमने बताया था, वैसे ही वैरायटी आ गई। यानी आपके पास जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दे रखा है 0.2 ओम, ये सेल E1 दे रखा है 1.5 वोल्ट, इसके साथ एक और आपने जोड़ रखा है R2 जो कि है 0.3 ओम, और इसका E2 है 2 वोल्ट। कैलकुलेट, अच्छा इसको जोड़ मारो, ऐसे ये जोड़ गया। अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, E1 2 के लिए, बाकी के लिए फिर दूसरा रिलेशन होता है, 2 है तो झट से निकल आता है ऐसे, E1 R1 E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसका भी R इक्विवेलेंट कैसे निकल आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बात खत्म। अब इसको पकड़ लेते हैं, E इक्विवेलेंट E1 यानी 1.5 इंटू पॉइंट, ये यहां पर थोड़ा सा मैं लगता है E1 R2 होता है बेटा यहां पर, और ये E2 R1 होगा। ये पीछे भी जो फॉर्मूला लिखा था वहां भी सही कर लेना, कहां था ढूंढते ढूंढते परेशान ना हो जाए हम लोग, देखना पड़ेगा, जरा देख के सही कर देता हूं, वरना आपको मिलेगा तो ये झटके में चीज ठीक नहीं रहेगी। काफी मैं ध्यान रखता हूं बातों का कि आप तक जो भी चीज पहुंचे वो ठीक जाए, दिख जाए बहरहाल इसमें कौन से सवाल पे थे और कहाँ का डिस्कशन चल रहा था। तो भैया दिख जाओ, तुम कहाँ चले गए हो, कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे चल, ये है, ये तो यही सवाल है। आए चलिए पीछे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देख ये यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये E1 R2 है और E2 R1 है बेटा, ये सही कर लेना, अब तो बाकी तो सही है। तो E1 R2 प्लस E2 R1, ये फॉर्मूला रखिएगा जो आपको सही करेगा। ये देखिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1, R1 प्लस R2, यहां फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो ये रहा 1.5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस बाजू वाले का यानी 0.3 प्लस फिर 2 इंटू 0.2 अपॉन 0.3 प्लस 0.2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा। तो 15 3 45, 0.45 और 0.4 0.5, ये आ गया 0.85, ये 0.5, मतलब इसका ऊपर वाले का डबल कर दो तो 1.7 वोल्ट, ये पहला आंसर बना। R1 R2 के लिए बात करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0.3 और 0.2 था, तो 0.2 इंटू 0.3 अपॉन 0.2 प्लस 0.3, तो ये वैल्यू हो गई 0.06 अपॉन 0.5, दो डबल कर दो ऊपर वाले को, 0.12 ओम। डबल का मतलब ये 0.5 से डिवाइड है, इसका मतलब ऊपर वाले को डबल कर दो, इसलिए बोल रहा हूं। खैर इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बड़े अच्छे से इसको भी नोट कर पाए होंगे, ऐसे सवाल आए तो बहुत ही प्यार से इसको हैंडल कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है किरचॉफ फर्स्ट रूल समेशन I इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रूल समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, ठीक है।
वेयर द सिंबल्स ऑफ देयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, तो ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, सेकेंड रूल, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बन जाएगा बेटा डी। इसको आप जानते होंगे लेकिन किसी भी हालत में मिस मत करिएगा। किरचॉफ का पहला रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ का सेकंड रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हो गया। इसमें आप देख लें एक बार, और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये किरचॉफ लॉ पे बेस्ड सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग और सरल। तो लिखा है यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी। ए है ये पॉइंट और डी है ये पॉइंट, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। व्हेन नो करंट फ्लोज इन बी, इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर, ठीक है। तो शुरू मान लो यहां से कोई करंट जा रही है, दिस इज वैल्यू, दिस इज आई करंट, इसमें जानी नहीं है, तो यही करंट आई इसमें चली आएगी, यही करंट आई इसमें, यही करंट आई इसमें, यही आई इसमें, और यही आई इसमें। बाकी तो आप समझ गए होंगे, सब कहानी आई आई की चल रही है। अब आप किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो देखिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इस आर की वैल्यू, तो ये R1 भी फंसेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक किरचॉफ लॉ लगाते हैं ऐसे, और फिर लगा लेंगे ऐसे। लेट्स सी कहां पहुंचते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो मैं लगा रहा हूं जैसा मैंने बनाया है, लूप कंसीडर, यहीं लिख देता हूं, इधर इधर लिखता हूं, लूप ए एफ ई बी ए। अब मैं जो किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं इसमें जिस तरह मैं साइन लेता हूं लूंगा, हो सकता है आपके टीचर दूसरे तरह साइन लेते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू के इधर रखोगे तो प्लस, इक्वल टू के उधर रखोगे तो माइनस, इतना ही फर्क है। तो घबरा मत जाना, कह रहे सर हम तो आप प्लस ले रहे हो तो माइनस लेते हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। देखिए फटा, जिस तरह मैं लेता हूं चुटकियों में आंसर आता है। ए से शुरू कीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, तो माइनस आई आर 2 इंटू आई, वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप। आगे क्या है, प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, फिर इसी की तरफ जा रहे हैं पोटेंशियल गिर जाएगा 3 आई, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कोई करंट थी नहीं, बात खत्म। लेकिन ये सेल है, प्लस की तरफ आप जा रहे हैं, 3 वोल्ट जाएगा बढ़, फिर आप इधर पहुंचे 6 वोल्ट जाएगा बढ़, और बराबर 0 आ गया। इससे हमें लग रहा है हमको मिल जाएगी करंट। कैसे मिल जाएगी, देखिए 2 और 3 ये मिला 5, और 6 3 9 1 10, तो आई बराबर 5 इधर 10/5 यानी 2 एम्पियर। हमको 2 एम्पियर की वैल्यू मिल गई करंट की। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर। अब ये लूप ले लीजिए, अगला कलर चेंज कर लेना चाह रहा हूं, तो अब अगला लूप ले लेता हूं, लूप BE DCB। तो B से इधर चले तो इसमें तो कोई करंट है नहीं, माइनस टर्मिनल है तो -3 वोल्ट, इसमें कोई करंट नहीं, बात खत्म। इधर कुछ है नहीं, इधर जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ चल रहे हो, ड्रॉप हो जाएगा पोटेंशियल, तो माइनस करंट आई निकाल चुके हो 2 एम्पियर, तो 2 इंटू आर। इधर देखिए प्लस की तरफ जा रहे हो तो +4। अब यहां से देखिए -2R + 1 बराबर 0, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1/0.5 ओम या आधा ओम, जहां जैसा यूज करना हो। बहरहाल हमने R निकाल लिया है। अब पोटेंशियल निकालना है A और D तक। देखिए कैसे निकालते हैं, और कोई भी सवाल आ जाए, बोर्ड का हो, जेई कुछ भी कहीं का हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, सबसे निकल आता है ये। अब हम ए से चलेंगे, देखिए ए से हमें डी पहुंचना, ये रास्ता पकड़ रहे हैं। आप कोई रास्ता, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, आप ये रास्ता भी पकड़ सकते हैं, कहीं से जाएंगे आंसर विल बी सेम। मैं यहां रिसर्च नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, A B C D।
तो फॉलोइंग द पाथ लिख दूं, जैसे आप कंफ्यूज ना करो, ए टू बी टू सी टू डी। तो वी मान लीजिए पोटेंशियल ए पॉइंट का है, आगे चले माइनस टर्मिनल से तो -6 वोल्ट, फिर आप आगे चले तो -4 वोल्ट, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, आई 2 एम्पियर और आर भी निकाल चुके हैं आधा, तो 2 इंटू आधा प्लस का, और अब आप पहुंच गए वीडी पर। ये देखिए, तो इससे देखिए वैल्यू क्या बनी, ये आ गया 1 और 6 -10 + 1, तो वी ए -10 + 1 इज इक्वल टू वी डी, यानी वी ए -9 इज इक्वल टू वी डी, यानी वी ए माइनस वी डी कितना रहा, दैट इज 9 वोल्ट्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह कोई भी सवाल आ जाए, आपका हर सवाल सही होगा। मैंने प्रॉपर तरीके से हर चीज करके आपको दिखा दी है, जैसे आप इसको अच्छे, मैंने 3 स्टेप लिख दिए, जैसे आप देखें तो समझ पाए कहां से खेल शुरू हुआ है। इसको शांति से नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। खैर आपने नोट किया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ गए हैं अगले सवाल पर। अब इस सवाल में स्टेट किरचॉफ रूल, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दीज रूल्स आर जस्टिफाइड। अब ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप कर मारिएगा। एक तो रूल होता है वही, जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन पे जाने वाली करंट। ये I1 अगर है और ये I2 है, ये I3 है, तो समेशन I इज इक्वल टू 0 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होती है। और बाकी सर्किट बना देंगे, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। तो ये किरचॉफ लॉ को पसंद करके रखिए, मतलब याद करके रखिए, वो आप मेंशन कर देंगे, इसमें कुछ समझाने का मतलब आपको पढ़ाना हो जाएगा। तो आप ये बात पकड़ पा रहे होंगे, इसको भी एक बार दर्शन कर लीजिए। चलिए एक सवाल और किरचॉफ लॉ का लेते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तो अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ का अगेन, जिससे कि थोड़ी प्रैक्टिस बन जावे, या जो भी सिचुएशन है। यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द, करंट निकालनी है 40 वोल्ट, 40 ओम, कहां है ये, एंड 20 ओम, ये इन दोनों में जाने वाली करंट निकालनी है इन द फॉलोइंग सर्किट। तो आप कहीं से करंट स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहां से 40 वोल्ट से करंट निकाल रहे हैं, यहां से मान लो I2 निकाले तो ये I2 आ गई, और यहां से निकाले तो ये मान लो I1 आ गई। तो यहां से आप यहां से तो ये I1 जाएगी ही जाएगी, ये I1 आई है तो I1 जाएगी, इसमें ये I2 ऐसे, ये तो इसमें I1 माइनस I2 हो जाएगी करंट। ये देखिए I2 इधर से जा रही है, I1 इधर से, तो I1 माइनस I2 हो गई, और इसमें तो I2 थी ही जो हम और आप समझ पा रहे थे। लूप का भी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, मेरी आदत पड़ी हुई है एंटी क्लॉकवाइज लेने की, तो मैं ऐसे ही लेता हूं। बाकी लूप आप जानते ही हैं कैसे भी ले सकते हैं। अब अप्लाइंग KVL इन द लूप, तो मैं अप्लाइंग नहीं लिख रहा हूं, वो सब आप लिख लेंगे। क्लोज लूप आपने लिया, जो कि हो जाएगा A B C D A, A B C D A। अब लिखना शुरू की, A से चलिए, +80 वोल्ट। अब आप जैसे मैं प्लस लिखता हूं, आपके टीचर हो सकता है इसको माइनस लिखते हो, तो उससे घबराना नहीं है। मैं जिस तरह करता हूं उससे चुटकियों में होता, कभी गलती नहीं हो सकती पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में भी। ये मैंने रिसर्च करके एकदम ढूंढ डांट के ठोक बजा के रखा हुआ है। हो सकता है आपका टीचर बताए कि प्लस चल रहे हैं, या कोई बुक पढ़े तो उसमें माइनस लिखा हो, घबराना नहीं, उससे सब कुछ सेम आएगा भी, देखिएगा आपको। तो ये मैं प्लस प्लेट की तरफ चल रहा हूं 80 वोल्ट, जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस हो जाएगा, -20 I1। BC में कुछ नहीं था, इसमें आ गए अपोजिट करंट चल रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, तो +40 I1 माइनस I2, यहां कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ये रहा 80, 20 इधर से मिला, 40 इधर से, तो +20 आता दिख रहा है, और 40 माइनस का ये -60 आता दिख रहा है। अगर मैं इसको
20 से डिवाइड कर दूं तो 4 प्लस i1 माइनस 3, कहीं पे i2 लिखना था, यहां लिखना था, और ये रहा आपको, ये देखिए 40 और 20 60, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3i2, 20 3 60 बराबर 0। क्या ये 40 में से गया 20, तो i1 माइनस 3i2, i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू -4 आ रहा है। इस तरह से पहली इक्वेशन आ गई। तो बेटा यहां पर एक चीज ठीक करनी होगी, ये देखिए मैंने i1 को बड़ा माना है और करंट की डायरेक्शन ऐसे बना दी है, i1 बड़ा होगा i2 से तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। तो मैं इसको यहां पर ठीक करने की कोशिश करता हूं और उसी हिसाब से इक्वेशन बदल जाएंगी। ये देखिए ऐसी डायरेक्शन बनेगी इससे, है ना। अब यहाँ पे ग्रीन कलर लेता हूं और यहां पर देखिए जिस डायरेक्शन में आप आ रहे थे, मैं इसको रबी कर देता हूं जैसे कंफ्यूजन कम से कम हो, इतनी बात पकड़ते हैं। तो देखिए यहां से +80 हो गया, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में -20 आई, यहां पर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगेन माइनस, तो -40 i1 माइनस i2 और ये वैल्यू हो गई 0। ये पहुंच गया आप। अब देखिए कैलकुलेट करके, ये देखिए आ गया 80 -20 i1 माइनस 40 i1 और +40 i2 बराबर 0। अब देखिए कितनी कितनी ये हो जाएगी 80 -60 i1 +40 i2 बराबर 0। अगर अब मैं 20 से डिवाइड भी कर दूं तो ये वैल्यू आ गई 4, 3i1 और ये बचा 20 से डिवाइड तो 2i2 बराबर 0। अब इसको अगर 4 को इधर ले जाओ तो -3i1 +2i2 बराबर -4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3i1 -2i2 इज इक्वल टू 4। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां कर रहा हूं, कलर बदल लेता हूं। अब ले लीजिए क्लोज लूप और डी सी एफ ई डी, डी शुरू करें तो यहां पर जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट के अपोजिट जा रहे हो, तो +40 i1 माइनस i2, यहां कुछ नहीं है, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो -10 उसी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो, यहां पर +40, फिर वापस डी पर पहुंच गया मतलब 0। बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 40 i1 -40 i2 -10 i2 +40 बराबर 0। इसको लिखा आपने 40 i1 -50 i2 +40 बराबर 0। 10 से डिवाइड कर दीजिए, 4i1 -5i2 +4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर वैल्यू लिख सकते हैं कितनी, 4i1 -5i2 बराबर -4। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब पहली और दूसरी को सॉल्व करना है बस। तो सीधे कुछ कट रहा हो तो काट ले, सीधे कटता तो दिख नहीं रहा है, वैल्यू रख दें तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए हम वैल्यू रख के निकाल देते हैं, वाइट ले लेते हैं। यहां से मैं i2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो i2 कितना आ जाएगा 3i1 -4 अपॉन 2, i2 इधर 4 इधर, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ऐसे बना देता हूं, समझ जाएंगे आप। तो 4i1 -5 और i2 की जगह आ गया 3i1 -4 अपॉन 2 बराबर -4। ये देखिए वैल्यू है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, 3i1 -4 अपॉन 2, और ये वैल्यू यहां पर i2 की जगह मैंने पुट कर दी है। अब ये देखिए एलसीएम लिया 2, तो ये आ गया 8i1 -15i1 -20 और 2 इधर चला गया तो -8। अब देखिए i1 कितना आएगा यहां पर, अगर आप देखें बेटा तो ये हो गया आपका 7i1 माइनस में 20 इधर जाएगा तो 20 -8,
यानी ये आ गया 12, 20 और ये 2 था 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, तो यहां पर गया है तो -28 आ गया। तो I1 यहां कितना आ रहा है, 4 एम्पियर, देखिए। और इस I1 को यहां पुट कर दीजिए तो I2 कितना आ रहा है, 3 इंटू 4 माइनस 4/2, 12 में से 8 गए, 12 में से 4 गए 8 और 2, 4 एम्पियर इसका भी आ गया। तो I1 I2 की वैल्यू 4 एम्पियर आ रही है। अब हमें निकालना क्या था इसमें करंट, तो वी वांट करंट इन 40 ओम, ये थी I1 माइनस I2, तो इसमें तो करंट आ जाएगी 0 बेटा, क्योंकि 4 एम्पियर माइनस 4 एम्पियर बराबर 0, तो एक तो आंसर मिल गया, इसमें 0 करंट है। दूसरा कह रहा है कि 20 वाले में निकालो, इसमें I1 करंट थी, तो करंट इन 20 ओम विच इज I1, और ये रहा 4 एम्पियर। तो ये आपका देखिए आंसर निकल आया है। इस तरह से आप ये सवाल कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं होगी, थोड़ी सावधानी रखने वाली बात है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज करके ध्यान से नोट कर लीजिए, जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आए तो आप अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है, लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क टू द रजिस्टर शोन इन द फिगर। ध्यान रखिएगा, ऐसे जब नेटवर्क आते हैं तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होते हैं। मैं इसको क्या करूंगा, इसके जो ये पॉइंट है इसको खींच के ऐसे खींच दीजिए, इसको और इसको, तो ये देखिए कैसे बन जाएगा। ए से यहां से बनाया, ए से बी एक आर्म है, ए से लेकर डी एक आर्म है। ये कितने की थी, ये 1 ओम की थी, ए से डी के बीच में 2 ओम की थी। फिर बी से लेकर सी एक आर्म है, वो है आपकी 2 ओम की, और डी से सी एक आर्म है, ये है 4 ओम की, और बीडी के अंदर 5 ओम है। ये देखिए आपको अब दिख गया होगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसके बाहर 4 वोल्ट की बैटरी हम लगा के बैठे हैं। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बैलेंस है, इसको आप P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, इसको R लेते हैं और इसको S लेते हैं। तो अगर P/Q इज इक्वल टू R/S, ऐसे लिखो या कई लोग ऐसे लिखते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S, बात वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो P/Q कितना रहा, 1/2, और R/S क्या रहा, 2/4, जो कि कट के 1/2 ही आ गया। दैट इज ट्रू, यानी ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में आप जानते हैं कि ये जो आर्म, ये बीच वाली जो ब्रिज है, ये हमारा किसी काम का नहीं रहा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में ये कितना आ गया इन दोनों का, दैट इज 3 ओम, सीरीज में है। नीचे वाला कितना आ गया, 2 + 2 6 ओम, और बैटरी 4 वोल्ट की लगा रखे हैं, काम खत्म, ये दोनों पैरेलल में है। तो आरपी कितना हुआ, 3 × 6/3 + 6 18/9, 2 एम्पियर, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट कितनी, करंट निकालनी है तो V/R इक्विवेलेंट, V है आपका 4 वोल्ट और R इक्विवेलेंट 2 था, तो वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर आपका रिजल्ट आ गया या आंसर आ गया। इस तरह से सवाल होंगे जब भी ये फिगर बहुत दी जाती है, तो इसको झट से पहले ये जांच लीजिएगा कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ना हो। शायद मैंने एक सवाल और लिया है, भी आपको दिखाते हैं, जिससे ये चीजें को पकड़ने में आसानी रहे। तो आप ये नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आप जैसे ही ऐसा फिगर देखें, इस फिगर को दिमाग में रख ले, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी सिचुएशन है, फिर वैसे ही बना लीजिए। ए से शुरू करिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अलग से बनाना भी नहीं पड़ेगा, यही चेक कर लेंगे ब्रिज है।
दिस अपॉन दिस बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, 5/10, 10/20 हो गया बैलेंस्ड। तो मैं बना रहा हूं फिर भी आपको समझा रहा हूं, इसलिए ए से शुरू किया और सी तक गए, ये सी हो गई आर्म, इसमें कितना है 10 ओम, और ए से बी तक गए, ये हो गया 5 ओम। फिर देखिए बी से गए डी तक 10 ओम, फिर सी से डी तक 20 ओम, और बी और सी के बीच में 10 ओम। आपको दिख गया होगा। अब यहां पर देखिए अगेन जो बातचीत हम लोग करते रहे हैं, इसको आप P ले लेंगे, इसको Q ले लेंगे, इसको R ले लेंगे, इसको S ले लेंगे, और ये आपने क्या किया, P/Q = R/S को टेस्ट किया। P/Q हो गया 10/20 और R/Q कितना 5/10। तो ये देखिए दोनों कितने हो गए, 1/2 = 1/2, दैट इज ट्रू। तो ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड है तो ये बीच का हिस्सा गया काम से, अगर गया काम से तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 और 10 30 ओम, नीचे वाला कितना हो गया 5 और 10 15 ओम, और बैटरी लगी है 5 वोल्ट की। आर पैरेलल या आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 R2 30 × 15/30 + 15 450/45, तो वैल्यू आ गई 10 ओम आ गया। ये V कितना है, V I निकालना है, I = V/R इक्विवेलेंट। V है 5 वोल्ट, R इक्विवेलेंट है 10, वैल्यू 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से सवाल देखिए कितने बढ़िया तरीके से हो जाता है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलें, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पसंद आने पर अरविंद एकेडमी चैनल को तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, और इसका अगर PDF चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं, नोट्स आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।